ना, विल स्टार्ट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम साथ साथ में दो चैप्टर साथ साथ लेके चलेंगे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और मास वाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन वो रिलेटेड है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से। समझो। सबसे पहले समझो टर्निंग इफेक्ट होता क्या है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, द आइडिया दैट अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट रोटेट। ठीक है। द आइडिया दैट अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट अ पिवट, एक बात नहीं लिखी मैंने इसमें, अबाउट अ पिवट। सर व्हाट द हेल इज अ पिवट? पिवट क्या होता है भाई? तब देखो, पिवट होता है बेसिकली कोई एक पॉइंट जिस पे रोटेशन हो रही हो। ठीक है। पिवट क्या है? इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच रोटेशन इज अलाउड। यार कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। ये देखो, ये मेरा हाथ है, ये मेरी कोहनी है। ठीक है। ये मेरी कोहनी, अरे यार ब्लर क्यों आ रहा है, एक सेकंड रुको। ओके, ये मेरी कोहनी है। ठीक है। दिस इज माय एल्बो। ठीक है। अब मैं इसे मूव करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? ये इस बिल्कुल इस एग्जैक्ट पॉइंट पे वो हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है। मेरा हाथ बिल्कुल इस एग्जैक्ट पॉइंट पे रोटेट हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली मेरी रिस्ट है, मैं रिस्ट को रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रोटेशन हो रही है। ठीक है। फिंगर्स हैं, फिंगर्स को रोटेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे रोटेशन हो रही है फिंगर के। ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं जिन पे रोटेशन हो रही है, नी ले लो, अपना पैर ले लो, हर पॉइंट पे एक पिवट आ रहा है। ठीक है। जिसके हिसाब से रोटेशन हो रही है फर्दर। ठीक है। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट एट विच रोटेशन इज अलाउड। ठीक है। ना, देखो, अगर मेरे पास ये एक बीम है। ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड अ बीम बाय द वे। जब भी आपके इस टाइप का कोई रेक्टेंगल बना होगा ना, उसे बीम कहते हैं। एंड अगर ये रेक्टेंगल इस पे मूव कर रहा है, इस बीम पे फर्दर मूव कर रहा है, ऊपर आगे पीछे हो रहा है, दिस इज अ बीम। ठीक है। ना, मूविंग ऑन, हमारे पास एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में कॉन्सेप्ट आता है। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड अप। ठीक है। एंड गो, अपने कमरे के दरवाजे के पास जाओ। ठीक है। देखो, आपके दरवाजे के पास डोर नॉब होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करो, डोर नॉब को पकड़ के आगे धक्का दो। ठीक है। दरवाजे को डोर नॉब वाली जगह से धक्का दो। ठीक है। फिर दरवाजे को बंद करो, दोबारा धक्का दो, लेकिन इस पॉइंट से धक्का दो, यानी ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से धक्का दो। जल्दी से जाओ, करके आओ ये, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट आई वांट यू टू डू। जल्दी से उठो, आप लोग कमरे में दरवाजा तो होगा ऑब्वियसली, जाओ, उसे पहले नॉर्मली खोल बंद करो। ठीक है। उसके बाद इस जगह से बंद करो। ठीक है। जल्दी से जाओ। एंड देन मुझे आके बताओ कि क्या फील हुआ, डिफरेंस क्या फील किया आपने। जल्दी से जाओ, गेट अप एंड डू इट। अच्छा, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी, फ्रेश अप हो जाओगे। जल्दी जल्दी। हफ्सा, माहीन, आयजा, तानिया, जमीन, मनाल। आज हुजैफा कहाँ गायब है? अशरफ भी नहीं आया। वेरी गुड जमीन। क्या हुआ कि भाई हमारे पास, हमने बात एक नोट की कि अगर मैं नॉर्मली डोर नॉब से पुश कर रहा था ना, तो क्या वो मुझे कम फोर्स लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आता चला गया और मैंने, लेट सपोज मेरा हिंज यहाँ पे, ठीक है, मेरा हिंज यहाँ पे। अब मुझे बताओ हिंज क्या है यहाँ पे? हिंज का काम क्या है? हिंज इज एक्टिंग एज अ पिवट। ठीक है। यहाँ पे हिंज पिवट है, यानी इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, इस हिंज के अबाउट रोटेशन हो रही है। ठीक है। मैं जैसे जैसे पिवट के करीब आता चला गया और मैंने फोर्स सेम अप्लाई की जैसे जितनी कर रहा था मैं, तो वो नहीं हिला। मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ी। ठीक है। मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ी। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई की, मेरा डिस्टेंस कम हो गया, हिंज से पिवट से डिस्टेंस कम हो गया। तो मुझे क्या हुआ, इट टुक मोर फोर्स, इट टुक मोर फोर्स। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्यों मोर फोर्स ली इसने। मोर फोर्स। ठीक है। हमारे पास आता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बहुत सारे हमारे डिफरेंसेस आते हैं। घर पे आपने, जो हमारे पास टैप लगा है, मेरे वॉशरूम में एक टैप लगा है जिसको हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं उसे बिल्कुल कॉर्नर से ऊपर करूं, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर करूं ऐसे, तो मुझे कम फोर्स लगती है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल यहाँ से ऊपर करूं, पिवट से, तो मुझे फोर्स ज्यादा लग रही है। सिमिलरली मेरे पास ब्रूम है, मैं ब्रूम को बिल्कुल टॉप से पकड़ूं,
तो मेरी फोर्स कम लग रही है। लेकिन अगर मैं ब्रूम को बिल्कुल बॉटम से पकड़ूं तो मेरी फोर्स ज्यादा लग रही है। हैमर से मैं नेल निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर मैं टॉप से पकड़ता हूँ तो मेरी फोर्स कम लग रही है, अगर मैं बॉटम से पकड़ा हूं तो फोर्स ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, फॉर द सेम फोर्स इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इंक्रीजेस द टर्निंग अफेक्ट मोमेंट। हमारा मोमेंट इंक्रीज हो जाता है अगर हम पिवट से डिस्टेंस को अपना इंक्रीज करते चले जाएं। एक सेकंड दो जरा मुझे। ना, मूविंग ऑन, हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिफरेंस डिस्टेंस। ये बात आपको ये रट लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताऊं, हमारे पास एग्जामिनर में लास्ट ईयर मैं एक पास पेपर कर रहा था, एंड आई सॉ क्वेश्चन जिसमें क्या था कि ना यहाँ से फोर्स दी हुई थी उन्होंने, और साथ में यहीं का डिस्टेंस दिया हुआ था उन्होंने। ये वाला कॉन्सेप्ट इतना माइनर कॉन्सेप्ट है जो कि हर बंदा अक्सर भूल जाता है, और मैंने ये वाला डिस्टेंस साथ में ले लिया, और क्या हुआ, मेरा आंसर गलत हो गया। वजह क्या थी भाई, वजह ये थी कि पिवट ये रहा मेरा, फोर्स यहाँ लग रही है, तो मैं पिवट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लूंगा। पिवट से जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, पिवट से वाला डिस्टेंस आ रहा है, फोर्स इस तरफ लग रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो वो परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर एंगल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मोमेंट का एक फॉर्मूला आया, मोमेंट इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब मुझे एक काम करो, आई थिंक मुझे ये वाली चीज आप सबको आ जानी चाहिए अब तक। मुझे इसका बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, जल्दी से बताओ। आप लोगों को मैंने ऐसा यूनिट बनाना सिखाया है, जल्दी से बताओ कि ऐसा यूनिट क्या होगा इसका। वेरी गुड। फोर्स कैसा ही है, फोर्स कैसा ही है न्यूटन, डिस्टेंस कैसा ही है मीटर, क्या हुआ, तो इसका मतलब न्यूटन मीटर, ठीक है, एनएम। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। तो इसका क्या बना, एस आई इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। हमारे पास जब भी मोमेंट की बात होगी तो इसका हमें जो वो बताना होगा, ऐसा यूनिट बताना होगा, तो हमें पता है कि न्यूटन मीटर है, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास अभी एक बात आई कि मोमेंट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमाऊं तो क्लॉकवाइज, उल्टा बोलना वैसे। लेकिन मोमेंट आपका पिवट से क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। हम साथ में एक एक कॉन्सेप्ट साथ साथ लेके चलेंगे ताकि वो भी कवर होता चले। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है वो है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसमें देखो, इस ये बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं बीच में घुसाया ताकि आपको मैं जब आगे समझाऊं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को तो ज्यादा हेल्प हो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है हमारे पास, कि इट इज द पॉइंट एट विच द होल वेट या मास ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू एक्ट। मतलब हर 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 ऑब्जेक्ट का ना एक सेंटर ऑफ मास होता है जहां पे उसका पूरा वेट जो होता है वो एक्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास, और वो होता है अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर में होगा। रेगुलर ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इनका कोई अजीब सा शेप नहीं है, उल्टा सीधा शेप नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में होता है, उनके सेंटर में होता है, ठीक है। फॉर अ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज द पॉइंट, अच्छा ये वाली बात जरूर समझो, इट इज द पॉइंट एट विच द होल वेट मास ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू एक्ट, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा क्यों कह रहा हूं मैं। द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अगर देखो मेरे पास, लेट्स से, डू आई हैव एनीथिंग, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ डी, ठीक है, आई होप यू कैन सी इट। इसका जो बिल्कुल सेंटर है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ जो 90 डिग्री की लाइन बनी है।
मैंने इस पे अपनी उंगली रखी, ठीक है, मैंने उसे बैलेंस आउट कर दिया। मुझे क्यों बैलेंस आउट हो गया ये मुझे ये बताओ। वजह ये थी कि भाई इसका जो पूरा पूरा वेट था वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, सेंटर में एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम एक बात समझते हैं पहले। देखो, वो बात समझो आप, ताकि आपको सही से मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझाता हूँ। देखो, हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। मोमेंट क्या है? किसी भी चीज का मूवमेंट ना, मतलब उल्टा सीधा होना। हमारे पास अगर मोमेंट है और डेफिनेशन क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मुझे बताओ इस स्केल का वेट, लेट से बहुत हैवी स्केल है, 100 न्यूटन का स्केल है, ठीक है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मुझे बताओ 100 न्यूटन की फोर्स है, इसका डिस्टेंस कितना है पिवट से? पिवट यहीं पे, और यहीं इसका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस 0 है, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट निकालूं, इसका मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स मेरी 100 न्यूटन की है, डिस्टेंस मेरा 0 है, तो मोमेंट मेरा 0 आएगा, ठीक है। अगर मोमेंट 0 तो ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा वेट इस जगह एक्ट कर रहा है। और अब समझ आए कि ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, एक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 था। अगर यही एग्जांपल मैं लेता हूँ थोड़ी सी आगे चल के, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे, इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे, ठीक है। अगर मैंने अपने पिवट को, पहले मेरी उंगली यहाँ पे थी, ठीक है, मैंने अपनी उंगली को इधर कर दिया। पहले मेरी उंगली यहाँ पे थी, ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे स्टेबल था। मैं इसे इधर ले गया, अभी किधर? ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अभी ऐसे मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है भाई? यस यस महीन। देखो, अब मैंने अपनी उंगली को इधर मूव कर दिया, ठीक है, मैंने अपनी उंगली को इधर मूव कर दिया। अब क्या हुआ, लेट्स से ये पूरा 4 मीटर का था, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर में इस जगह पे आ गया, तो अब ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब मैं ये सेंटर से मेरा ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर का है। फोर्स मेरी अभी भी सेंटर पे कितनी लग रही है? 100 न्यूटन की, ठीक है। नाउ वन थिंग आई वांट यू टू नो इज दैट, बताओ वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ। वेट का WEIGHT का ऐसा यूनिट क्या होता है? जल्दी से। न्यूटन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वेट क्या चीज है? वेट इज अ फोर्स, ठीक है। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे इस चीज पे अलग से अगर कोई फोर्स नहीं लग रही, मैं से कहीं प्रेशर नहीं डाला, कोई अलग से फोर्स नहीं डाला, तो इस स्केल का जो अपना वेट है वही फोर्स है अभी, ठीक है। और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि उसका सारा वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस चीज का सारा वेट उसके इस एग्जैक्ट पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। इवन दो इसका स्पैन तो इतना बड़ा है, लेकिन इसका जो वेट है वो इस जगह एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। अब क्या हुआ, मैं अपने उंगली को मैंने यहां से यहाँ ले गया अपनी उंगली को, ठीक है। अब ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे गिरेगा। पहले ऐसे था, अब मैं उंगली को इधर ले गया तो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये मेरे पास 2 मीटर का डिस्टेंस है, और इसका अभी भी वेट कितना है? वेट तो चेंज नहीं हुआ ना, वेट तो 100 ही है। तो अब बता इसका मोमेंट क्या होगा। मोमेंट क्या होगा इस चीज का? F इंटू डी किया मैंने, F इंटू डी किया। फोर्स मेरी थी 100 न्यूटन की, ठीक है, और डिस्टेंस मेरा था 2 का, ठीक है। फोर्स मेरी थी डिस्टेंस, और डिस्टेंस 2 न्यूटन का था। तो अब मोमेंट इसका आ गया 200 का, ठीक है, 200 न्यूटन मीटर का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरफ ले गया, पहले इसको इधर से इधर ले गया था, अब मैं इधर ले गया, ठीक है, तो अब मेरा स्केल ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे मैंने 200 न्यूटन की फोर्स ली थी, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर 100 करा दी, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम्पल लो, मर्जी है, अभी ये समझाने के लिए किया था मैंने, ठीक है। इफ पिवट इज ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देयर विल बी नो मोमेंट। अब मुझे आपको समझ आ जाना चाहिए कि देयर विल बी नो मोमेंट। मोमेंट क्यों नहीं है? मोमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है। F इंटू डी करो, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन की फोर्स लग रही हो, अगर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो F इंटू डी इज इक्वल टू 0, मोमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट बीच पे लग रहा है, आपका डिस्टेंस 0 है, तो आपका क्या हुआ, सिंपली सिंपली आपका मोमेंट हो गया 0, ठीक है, क्योंकि आपका डिस्टेंस 0 है, ठीक है। अब फोर्स आपका 5,000, 10,000, 1 लाख न्यूटन हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपका डिस्टेंस 0 है। तो आपका जो पिवट होगा उसमें कोई मोमेंट नहीं आएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। इफ पिवट इज नॉट इन द सेंटर, द मोमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे एग्जांपल हमने देखी कि भाई अब जो मेरा पिवट था, मेरा पिवट ये वाला है ना, पिवट मेरा यहाँ पे था पहले,
तो पहले जब सेंटर में था तो क्या हुआ, कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपना पिवट को आगे पीछे कर दिया सेंटर से, तो जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है वो तो अभी भी उसके सेंटर पे ही लगेगा। ठीक है, वो अभी भी उसके सेंटर पे ही लगेगा। ठीक है। तो क्या हुआ, जब उसके सेंटर पे लगा तो उसकी वजह से हमारा मोमेंट प्रोड्यूस होगा। एक बात याद रखो, जब भी पिवट आपका सेंटर में नहीं होगा तो उसमें मोमेंट लाजमी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोई ना कोई। ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ना। हमारे सिलेबस में एक चीज लिखी है, प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट। प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है मुझे बताओ। कि जो एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में, यह मेरा मोबाइल है, इसके सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है। मुझे बताओ, ये एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? जरा जल्दी से बताओ। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे? इसके सेंटर में है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकता है। हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं होता है, जरूरी नहीं है कि उसके सेंटर में ही हो। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि जिस जगह पे सारा मास एक्ट कर रहा है, अब वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है उस चीज में। मुझे बताओ इस पेज में कहाँ होगा वो? मुझे नहीं पता इस पेज में कहाँ है, ठीक है। नहीं आपको पता है। उसके लिए हम एक काम करते हैं जिसको कहते हैं हम प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट। होता क्या है, आप ना बेसिकली लेते हो एक स्टैंड। ठीक है, उस स्टैंड पे आप ऐसे इस तरीके स्टैंड होता है। ठीक है, ये स्टैंड है आपका, ये मेरा स्टैंड है। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे एक थ्रेड बांध दी। ठीक है, और मैंने ये पेज लिया अपना, ठीक है। इस पेज पे मैंने कर दिया एक होल। इस पेज पे मैंने एक होल कर दिया, ठीक है, एक कॉर्नर पे होल किया हुआ है मैंने, ठीक है। और इस होल के थ्रू मैंने एक थ्रेड पास की, ठीक है। इस ठीक है, मैंने इस होल के थ्रू एक थ्रेड पास की, वो थ्रेड यहाँ से निकलेगी। जब वो थ्रेड निकली, वो थ्रेड देखो, वो थ्रेड मैंने पास की इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से, और वो फिर निकल गई सीधा। उस थ्रेड के नीचे मैंने एक वेट बांध दिया, ठीक है, एक छोटा सा वेट बांध दिया, ताकि वो थ्रेड बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ जा रही हो। कहीं ऐसे थ्रेड वैसे होते इतनी हल्की होती है तो उसका वेट बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो एक छोटा सा मास बांध दिया मैंने जिसकी वजह से वो थ्रेड बिल्कुल नीचे जा रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो भी मैंने पॉइंट लिया था, मैंने ना जो थ्रेड जा रही थी, मैंने उस थ्रेड की एक वहां पे स्केल रख के लाइन बना ली, ठीक है। स्केल रख के मैंने एक लाइन बना ली। अब क्या किया, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन अब मैंने यहाँ की बजाय इसको मैंने चेंज किया थोड़ा सा, और किसी भी और पॉइंट पे मैंने एक और होल किया, ठीक है। एक और होल किया और यहाँ से थ्रेड पास कर लिया, ठीक है। एक पॉइंट और ले लिया, वहां से भी थ्रेड पास कर ली। मैं एक चीज नोट करूंगा, वो क्या है कि भाई जब मैंने पहली बार थ्रेड यहाँ लिया और लाइन ड्रॉ कर ली, दूसरी बार फिर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया, यानी पहले ऐसे था अब ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर दोबारा लाइन बना ली, दोबारा लाइन बनाई, ठीक है। तीसरी बार उसको दोबारा रोटेट कर दिया मैंने, और फिर एक और लाइन बना ली। मैं एक चीज नोट करूंगा, सारी लाइनें ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जितनी भी लाइंस बनाऊंगा मैं, वो सारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिकली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट बस यही है कि आपको इससे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपके पास अगर एक्सप्लेन का आएगा 3 मार्क क्वेश्चन आएगा, ऐसे पढ़ लो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है। हैंग द irregular shaped object from one hole and suspend the pendulum freely in front of it। pendulum उस thread को कह रहा हूँ जिसके नीचे मैंने weight बांधा हुआ है, ठीक है। draw a straight line and repeat the experiment from different holes पे, ठीक है, उसी पेज पे। the point where all the lines intersect is the center of gravity, ठीक है। ये प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं, बस यही बात समझानी थी आपको। देखो पहली बार मैंने थ्रेड पास की, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को चेंज किया, एक दूसरा पॉइंट लिया, वहां से थ्रेड पास की, फिर एक और पॉइंट लिया, वहां से सी से पास किया, डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता रहा। एक पॉइंट और देखो, मेरी जो थ्रेड है, थ्रेड तो मेरी बिल्कुल सीधी है, ठीक है। मैं रोटेट इस ऑब्जेक्ट को कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। थ्रेड एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, जहाँ सारी लाइन फिर इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो।
बस स्मॉल कुछ है नहीं ना। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, इज द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट, यस। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यस माहीन, सेम पॉइंट है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारे पास क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारा एक बड़े मजे की बात है, वो ये है कि अगर अगर आपको याद हो, हमने थोड़ा अभी लास्ट क्लास में एक्विलिब्रियम पढ़ा था। मैं जरा उसकी शीट ओपन करता हूँ। ये रहा। हमने एक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन क्या थी? ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, नो रिजल्टेंट फोर्स, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। और दूसरी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ी थी? सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी जीरो, मतलब यहाँ भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ठीक है, मतलब ये अभी ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट अभी एक्विलिब्रियम में है। ये ऑब्जेक्ट अभी एक्विलिब्रियम में है। क्यों है एक्विलिब्रियम पे भाई, मुझे जरा जल्दी से बताओ। क्योंकि इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। एफ इंटू डी जब मैंने किया, मेरी फोर्स चाहे हजारों न्यूटन की हो, मेरा डिस्टेंस जीरो था, तो मेरा मोमेंट जीरो प्रोड्यूस हुआ। मोमेंट क्या हुआ? जीरो प्रोड्यूस हुआ। मोमेंट जीरो प्रोड्यूस हुआ, मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास? सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी जीरो। इस चीज को हम फर्दर समझते हैं अभी थोड़ा सा आगे जाके। हमने क्या देखा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में? फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटायर क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बात रट लो, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो आपको बताना चाहिए फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट must be equal to the sum of anti-clockwise moment. Repeated. For an object to be in a state of equilibrium, the sum of clockwise moment must be equal to the sum of anti-clockwise moment. ये बात क्या करनी है? ये बात याद करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? इस बात का मतलब समझो अब, कि भाई अगर लेट्स से मेरे पास यहाँ से क्लॉकवाइज मोमेंट लग रही है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, ठीक है, दो फोर्सेस लग रही हैं। दोनों फोर्सेस जो भी मोमेंट है, लेट्स से इसका मोमेंट है 12, ठीक है, और इसका मोमेंट भी 12 है। तो क्या किया? 12 = 12 रखा मैंने। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं ना? तो मतलब मोमेंट मेरा जीरो है एक तरीके से। मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्विलिब्रियम पे है, मतलब उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही। एक्विलिब्रियम पे होने के लिए एक बात जरूरी है कि उसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रही है, यानी सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हो। ठीक है, ये बात तो याद होगी ना अभी सबको, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ भी यही बात है कि भाई जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो आ रही है, मतलब जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटाई क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है। हम अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको ये बात समझ आएगी। लेकिन अभी हमने अब हमसे एग्जामिनर ना अक्सर यही चीज पूछेगा। वो बोलेगा कि भाई एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, मुझे बताओ, स्टेशनरी, कोई भी चीज जब स्टेशनरी होती है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होती है? गाइस चैट पे एक्टिव रहो। इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी अभी? जीरो होगी। ठीक है, जब कोई भी चीज जब स्टेशनरी हो तो एग्जामिनर आपसे ना ऐसे डिफरेंट वर्डिंग्स में क्वेश्चन पूछता है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या द ऑब्जेक्ट, हाँ या रेस्ट भी बोल सकता हूँ, सॉरी, रेस्ट। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम, बोलेगा कभी कभी। लेकिन कभी कभी वो डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकता है, बोलेगा द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। वो आपको एक्विलिब्रियम का वर्ड यूज नहीं करेगा। आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्विलिब्रियम पे है। अभी मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को इस पे रख दिया, ये मूव भी नहीं कर रहा, इट इज एट रेस्ट, ठीक है, इट इज स्टेशनरी, इसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो क्या हुआ? अब हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट समझो। हुआ क्या कि भाई सबसे पहले तो फोर्स को देखो। अगर आपका डायरेक्शन, अगर आपका एरो ऐसे है, ठीक है, एरो ऐसे है, मुझे बताओ, एरो ऐसे है, अरे यार क्या मसला है, एरो ऐसे है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? मैं नहीं बता सकता क्या है। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसी चीज को देखूं यहाँ पे, इस पे देखो, इस बीम पे, सिर्फ F1 को देखो अभी, ठीक है, F1 को देखो, मुझे बताओ इस पे ये ऐसे तो मूव नहीं करेगा ना, इस पे फोर्स हमेशा ऐसे लगेगी, ये इस तरफ मूव करेगा, ये हमेशा पिवट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। फोर्स जिस तरफ भी लगेगी पिवट के अबाउट लगेगी। ठीक है, तो वो ऐसे मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि पिवट यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ऐसी एरो बना दूं तो आपको कैसे पता चलेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है?
ये ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर मेरा पिवट यहाँ पे है, तो मुझे पता है वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिवट से इट मूव्ड अबाउट द पिवट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसका। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ भी फोर्स लगाई, देखो दोनों तरफ एरोस तो सेम है, दोनों तरफ एरोस सेम है, दोनों तरफ ऐसे नीचे पॉइंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अबाउट द पिवट है और इस तरफ मूव कर रहा है, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं जरा एक काम करता हूँ, मैं सबको मिटाता हूँ ताकि आप थोड़ा सही से समझ आए। देखो, सबसे पहले हमारे पास, अब एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। आपको क्या करेगा, वो चार पांच चीजें देगा, कोई एक चीज पूछेगा। यहाँ पे उसने हमसे पूछ लिया फोर्स वन के फोर्स वन कितनी है। ठीक है, यहाँ उसने हमसे पूछ लिया फोर्स वन कितनी है। हमने क्या किया, हम गए जरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़ने। हमने जरा उसे पढ़ा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब मतलब मेरे पास क्या बात हुई कि भाई क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटायर क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा जल्दी इस चैट पे बताओ। हमने बहुत बार पढ़ लिया, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सही है, वेरी गुड। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एंटायर क्लॉकवाइज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, मैं एंटायर क्लॉकवाइज को ACW लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे CW लिख रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबसे पहले, मुझे बताओ क्लॉकवाइज मोमेंट अगर मैं निकालूंगा तो ये वाला पॉइंट लूंगा। ठीक है, यानी F1 मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा 3 मीटर्स का है। ठीक है, F1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो क्या किया मैंने, मुझे अभी F1 नहीं पता तो मैं F1 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मुझे F1 ढूंढना है। ठीक है, मैंने क्या किया, F1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे उसने हमें F2 दिया हुआ है, F2 क्या, 25 न्यूटन, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि अबाउट द पिवट डिस्टेंस है। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 किया। ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 100 होता है। 100 इज इक्वल्स टू F1 टाइम्स 3, ये 3 यहाँ चला जाएगा डिविजन में। ठीक है, तो F1 मेरे पास आ जाएगा 3 33.3 होगा। ठीक है, 33.3 न्यूटन है मेरे पास फोर्स। यानी मतलब क्या हुआ इस बात का, कि यहाँ पे इस जगह पे 33.3 फोर्स लग रही है। यहाँ पे देखो 33.3 फोर्स लग रही है, 25 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब एक बात, बिल्कुल शुरू पे, और जब मैंने आप लोगों से डोर वाली एग्जाम्पल कराई, ठीक है, डोर वाली एग्जाम्पल कराई, तो आपने एक बात नोट की कि भाई जब मेरा पिवट से डिस्टेंस कम था तो क्या हुआ था, डिस्टेंस कम था तो मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही वाली बात है कि पिवट से यहाँ पे 3 मीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लग रही है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लग रही है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? आपको पता है, जब हमारे पास शिप्स वगैरह पे वो होता है ना, शिप के जो हैंडल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसमें ना सारा सीन इनका होता है, क्योंकि अगर आप छोटे से हैंडल का आप नहीं मोड़ सकते। शिप छोड़ो, छोटे छोटे एग्जाम्पल पे, बड़ी बड़ी बसेस देखी हैं आपने, जो पाकिस्तान में वो चल रही होती हैं यार, अभी जो रेड बस वगैरह चल रही हैं, उनके ना स्टीयरिंग व्हील्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसका ना वो लोग पिवट से डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, ताकि फोर्स कम लगानी पड़े। पिवट तो किसी भी साइड भी हो सकता है, ऐसा देखो, पिवट तो हर चीज, कोई सा भी पॉइंट है जो पिवट है, ये एक पिवट है मेरा भी। ठीक है, इसके अबाउट मेरी रेस्ट मूव कर रही है, तो पिवट तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरा पिवट से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, अगर मेरा पिवट से डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, हर चीज में आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। मोमेंट, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ओहो सॉरी सॉरी, छोड़ दो एक सेकंड। मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब यहाँ फोर्स हमारी कांस्टेंट है अभी, तो मोमेंट और डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं बना दूं इसे ये, अगर मैं इसे इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर दूं, फोर्स अगर मेरी बढ़ती है तो फिर मेरी क्या, डिस्टेंस मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर दूं अगर मैं, तो अगर मैं ऐसे कर दूं फोर्स इज इक्वल्स टू
एम अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब फोर्स बढ़ रही है तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, क्या था मेरे फॉर्मूला, मोमेंट इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी मोमेंट बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जितना मोमेंट बढ़ रहा है उतना डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बात को कर दूं, फोर्स को कांस्टेंट कर दूं और मैं डिस्टेंस को इधर कर देता हूं, तो क्या होता है मेरे पास, मोमेंट अपॉन डी इज इक्वल्स टू एफ। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। मतलब अगर मेरी फोर्स बढ़ रही है, अगर मेरी फोर्स बढ़ रही है तो मेरा डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मेरी फोर्स बढ़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। आपको ये सब इतना कोई डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ हो क्या रहा है कि हमारी फोर्स और मोमेंट, फोर्स और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, कि अगर फोर्स बढ़ रही है तो डिस्टेंस हमारा कम है, ठीक है। अगर हमारी फोर्स कम है तो मतलब डिस्टेंस हमारा ज्यादा है, ठीक है। ये बात है। अब आगे बढ़ो। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, हम्म जल्दी से मुझे ये निकाल के दिखाओ, एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ। 110 हो रहा है, 112 तक टाइम लो और ये एक्स की वैल्यू सॉल्व करो। चलो लेट्स चेक। देखो, हमारे पास सबसे पहले मुझे बताओ, फोर्स मेरी इस तरफ लग रही है, ये फोर्स कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। मेरी फोर्स किस तरफ लग रही है, फोर्स मेरी इस तरफ लग रही है, हमेशा अबाउट दी पिवट फोर्स लगेगी, ठीक है। ये फोर्स इस तरफ लग रही है, ये फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब मैं किसी को किस तरफ भी रखूँ मर्जी है मेरी। तो मैंने क्या किया, 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये 15x हो गया, 33 जा 90 होता है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 15, क्या आंसर आ रहा है इसका, 15 वन जार 15 सिक्स जार, x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। समझ आ गया सबको, ठीक है ना। अब ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मजे का है। इसमें हमें सबसे पहले, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास फॉर्मूला है क्लॉकवाइज मोमेंट। मेरी आवाज क्लियर है ना, क्योंकि मैं जरा माइक थोड़ा दूर है मेरे मुंह से, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखो एक बात मुझे बताओ, जो भी, यहाँ पे मुझे बताओ कि ये वाली जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे जा रही है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, जल्दी जल्दी। ठीक है, वेरी गुड, ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज है। अब मुझे बताओ, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी पिवट की तरफ जाएगी। माहिम देखो, यहाँ पे हम फंस गए, यही वाली गलती समझने की आप लोगों को। देखो यहाँ बड़ा मजे का सीन है, ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये वाली फोर्स भी क्लॉकवाइज है, क्योंकि देखो डायरेक्शन तो सेम है ना, ये इस तरफ मूव करेगी फिर ये इस तरफ मूव करेगा, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है शियों, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे चल रही है हमारी, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है, ये वाली फोर्स भी क्लॉकवाइज है, ये वाली फोर्स भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये दोनों एड अप हो जाएंगी, समझ रहे हो, ये दोनों एड अप हो जाएंगी। मतलब ये वाला मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस का ये वाला मोमेंट, और फोर्स इंटू डिस्टेंस का ये वाला मोमेंट, ये दोनों एड अप होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे ये वाला है सिर्फ, ये वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, और ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास F1 और F2 दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हैं, सिर्फ F3 एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपको एग्जामिनर कभी भी नहीं बताएगा कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है, आपको खुद पता करनी है। तो यहाँ पे देखो, हमेशा फोर्स किस तरफ लगेगी, पिवट की तरफ लगेगी, ठीक है।
यहाँ से भी फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है तो पिवट की तरफ जाएगी। तो ये दोनों फोर्सेस तो सेम डायरेक्शन में लग रही है ना। मतलब अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से भी प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस तरफ मूव कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से इसे भी नीचे प्रेस कर रहा हूँ, इधर भी नीचे प्रेस कर रहा हूँ, ये पिवट है मेरा। आय हाय, ये मेरा पिवट है, ठीक है। अगर मैं इसे दोनों तरफ से प्रेस कर रहा हूँ, ये ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, तो अब देखो फोर्सेस बिल्कुल कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ भी 25 लग रही है, यहाँ भी 25 लग रही है, ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी फोर्स दे रहा हूँ और यहाँ से भी एक फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली पिवट के गिर्द घूमेगा ना। तो यहाँ पे हमारी फोर्सेस एड अप हो रही हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमने किया F1 × D1, ठीक है, यानी ये वाला ये वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस और ये वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस, इन दोनों को एड अप कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब दोबारा इक्वेशन पे आओ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे, द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। सम क्या होता है? सम का मतलब प्लस होता है, यानी सारी क्लॉकवाइज मूवमेंट सारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो, ठीक है। समझ आ रही है ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो मतलब यहाँ का मोमेंट जो है F × D और यहाँ का जो F × D है, ठीक है, ये दोनों एड अप हो जाएंगे, ठीक है। और बनेगा क्या? वो किसके बराबर होंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे सिर्फ ये वाली है, ठीक है, F3 × D3। समझ आ रही है? लेट्स डू एन एग्जाम्पल छोटी सी। लेट्स से मेरा F1 है 25 न्यूटन का, ठीक है, 25 न्यूटन का, और मेरा D1 है 20 मीटर्स, ठीक है। D1 20 मीटर्स है, 25 है। F2 मेरी है 30 न्यूटन्स की, ठीक है, और मेरा डिस्टेंस है 15 न्यूटन्स का, ठीक है। F और ये मेरा डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर्स का। मुझे आप जरा जल्दी से F3 निकाल के दिखाओ। आपको सारी फोर्सेस दी हुई हैं, F1 भी दी हुई है, F2 भी दी हुई है, D1 D2 दी हुई है, D3 भी दिया हुआ है। आपको फोर्स 3 निकालनी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स निकालनी है। जरा जल्दी से निकालो फोर्स। बाकी मनाल, माहीन, आयजा, हफ्सा, चलो चेक कर लेते हैं। आओ, मेरा पेन आ गया, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेरे पास F1 और D1 का मोमेंट निकालता हूँ। F1 D1 का मोमेंट है 25 × 20, ठीक है, प्लस किया मैंने, और ये भी एंटायर क्लॉक, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, तो क्या हुआ, 30 × 15 हो गया, ठीक है। तो प्लस 30 × 15, मैं जरा इसको निकाल लेता हूँ जल्दी से, कितना आ रहा है। 500 प्लस 30 × 15 आ गया, 950 आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 950, 950 इज इक्वल्स टू F3 × D3, यानी F3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 डिवीजन में चला जाएगा तो 950/10, जीरो से जीरो कैंसिल। F3 इज इक्वल्स टू 95। वेरी गुड एवरीवन। ये थोड़ा आंसर देखने दिया था माहिन, तो मैं समझ आया, या दोबारा समझाऊं? समझने तो कोई मसला नहीं, दोबारा समझा दूंगा मैं। मिस कैलकुलेशन थी या समझ नहीं आया था? चलो गुड, आगे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरे यार, मैंने सारा सॉफ्ट करके रखा हुआ। एक काम करो, जरा जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो ये वाला, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, देन विल बी गुड टू गो। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि फिगर 2.1 शोज अ स्टूडेंट डूइंग अ प्रेस अप पुशअप होता है जो हम पुशअप करते हैं, ठीक है। अ टोटल फोर्स F एक्ट्स अपवर्ड्स ऑन हिज हैंड्स, यानी एक फोर्स ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है उसको, ठीक है भाई। देयर इज ऑल्सो फोर्स अपवर्ड्स ऑन हिज टोज, एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है भाई, ठीक है। अब देखो, ये अगर अगर ये पिवट है, अगर ये पिवट है, फॉर नाउ एग्जांपल लेते हैं, ये पिवट है, तो मुझे बताओ ये वाली फोर्स कौन सी वाली होगी? क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी? ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है।
अभी हम अगर इस वाली फोर्स की बात करें जो ऐसे जा रही है, तो ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। एट द पोजिशन शोज फिगर 2.1 द स्टूडेंट इज स्टेशनरी। देखो, स्टेशनरी का मतलब क्या बताया था, स्टूडेंट इज एट एक्विलिब्रियम, यानी फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है। मूविंग ऑन, द वेट ऑफ द स्टूडेंट causes a moment about his toes। ये लाइन बहुत गौर से पढ़ो और मुझे बताओ इस लाइन का क्या मतलब समझ आ रहा है, ये वाला। द वेट ऑफ द स्टूडेंट causes a moment about his toes। मुझे जरा जल्दी से ये लाइन पढ़ो, इसका मतलब समझाओ क्या है, जो भी समझ आए आपको। ये वाली लाइन एक बहुत जरूरी बात बता रही है आपको, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वेरी गुड जरमीन, ठीक है। मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारा पिवट है। दिस पॉइंट इज आर पिवट, ठीक है, दिस पॉइंट इज आर पिवट, ठीक है, समझ आ रही है, दिस पॉइंट इज आर पिवट। द मोमेंट अबाउट हिज टोज का मतलब उसने हमें नहीं बताया कि पिवट क्या है। अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं, पिवट उसे समझ के बैठे हुए हैं भाई, ये पिवट है। नहीं, पिवट हमारा ये है, ठीक है। यानी इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो स्पेस सारी वो हैं, फोर्सेस हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो बराबर हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट अबाउट हिज टोज। सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स 600 न्यूटन है, क्यों, क्योंकि इसका वेट 600 न्यूटन है, न्यूटन, ठीक है। तो वेट दिया हुआ, वेट फोर्स हमारी 600 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या है, टोस से, टोस से डिस्टेंस मांगा है इसका, ठीक है, टोस से डिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है हमारा। ये कितना है, 0.80, 0.80। ये कितना आना चाहिए, मोमेंट इज इक्वल्स टू 600 480 आएगा, ठीक है। 480 न्यूटन मीटर आ रहा है, 480 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ, यानी आपको एफ ढूंढना है, ये वाली फोर्स। ये तुम लोग खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, समझो क्या होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, आपको एफ ढूंढना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। टेक योर टाइम आराम से, 122 हो रहे हैं, 125 तक का टाइम ले लो, चलो 3 मिनट आराम से बैठे करो। बाकी सानिया, माहीन, तुम लोग भी अटेम्प्ट करो, आखिर में देखूंगा मैं। हफ्सा तुम भी अटेम्प्ट करो, मनाल। अच्छा, मनाल ने कर लिया, चलो जर्मीन ने भी कर लिया। सानिया कहाँ गए, वो तुम अटेम्प्ट करो जल्दी से क्वेश्चन।
हमने सबसे पहले हमें हिंट मिली कि पिवट ये रहा हमारा, ठीक है। ये वाली फोर्स कैंसिल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस जीरो है हमारा, तो इस फोर्स को देखेंगे नहीं। क्लॉकवाइज हमारे पास अभी ये वाली फोर्स है, ठीक है। इस क्लॉकवाइज का पिवट तक डिस्टेंस कितना है? एक ये 0.40 का, एक ये 0.80 का, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 0.40, 0.40 प्लस 0.80, ये कितना बन रहा है? 1.2, ठीक है। 1.2 डिस्टेंस है इसका। तो फोर्स हमारे पास एफ एन, नहीं पता, फोर्स तो ढूंढनी है हमें। 1.2 डिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? 600, और ये 0.80 हम वैसे यहाँ निकाल चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 480 न्यूटन है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। तो 600 टाइम्स 0.80, ठीक है। 600 टाइम्स 0.80 होता है 480 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू एफ। 1.2 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, ये 4800 अपॉन 112 अपॉन 12 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है यार ना? 12 4 48 होता है ना? 12 4 48, 400, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 400 न्यूटन मीटर, ठीक है। नहीं एक्चुअली न्यूटन, क्योंकि हमने फोर्स निकाल लिया है। क्या सबको एक क्वेश्चन समझ आया कैसे अटेम्प्ट हुआ? अब से समझ आया? ये देखो डिस्टेंस एडअप हो गया, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पिवट तक का था ना, टोटल डिस्टेंस पिवट तक का था। तो डिस्टेंस हमारा एडअप हो गया, ठीक है। आयजा तुम्हें समझ आया? ठीक है, सबको समझ आ गया? चलो गुड, बस यहीं तक रखते हैं। अच्छा एक काम करो, इसकी ना इसके कुछ पास पेपर तुम लोग लाजमी सॉल्व करो। नहीं समझ आए तो मुझसे क्वेश्चंस पूछो, ठीक है।